मैंने बीवी को दूध में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत नफरत थी। मेरी बीवी घर वालों की पसंद थी। मैं जान छुड़ाने के लिए दूध वाले गिलास में जहर डालकर दोस्तों के पास आ गया। मैं इसकी मौत की खबर सुनने के लिए बड़ा बेताब था कि अचानक अम्मा के घर से कॉल आई और कहने लगी, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो तुम्हें बुला रही है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मरते हुए ऐसी बात बताई कि मेरी तो रूह ही कांप गई कि मेरी बीवी ने। आज मेरी शादी को तीसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का आज तीसरा दिन था। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन सदा महसूस हो रहा था। इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे बूढ़े बाप ने अपने मरहूम भाई की बेटी आयमा से मेरी मर्जी के बगैर ही निकाह कर दिया था। वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, गहरे सांवले रंग की, ऊपर से बिल्कुल गंवार भी। मैंने सामान बांधना शुरू किया तो वो मेरी मिन्नतें करती रही कि इतनी जल्दी वापस ना जाएं। मुझे वो एक आंख ना भाई थी। मुझे इसका बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस चाहता था कि वो मंजर कहीं गायब हो जाए। मैंने तो अब्बा के कहने पर कड़वा घूंट भर लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन आयमा से कोई रियायत नहीं बरती और साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का तो मेरा भी इरादा नहीं था, मगर मैं तुम्हारी शक्ल से बेजार होकर जा रहा हूँ। तुम्हारी एक काली स्याह शक्ल मुझे डरा रही है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो एकदम मुरझा सी गई थी। अब्बा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो भी मुझे रोकने आ गए। इनके सामने तो मैं एक निहायत फर्मा बरदार बेटा था। वो तो दिन रात मेरी शान में कसीदे ही पढ़ते थे। मैं नहीं चाहता था कि इनका दिल मेरी किसी बात की वजह से दुखे। मैंने काम का बहाना बनाकर इनसे रुखसत तलब की थी। अब्बा तो मेरे मजीद गर्विदा हो गए थे। इन्हें अपनी मेहनती बेटे पर मजीद फख्र होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो आयमा किचन में काम कर रही थी। मैं इसे बताए बगैर ही घर से निकला और खुली फिजा में सांस लिया। हकीकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की रंगीनें अपनी जानी बुलाती थी। शहर तो मैं बजरिया बस पहुंचा था ताकि मेरे गांव वालों को मुझ पर किसी किस्म का भी शक ना हो। मगर बस अड्डे पर मेरी बॉडी गार्ड्स बीमा मेरी महंगी कार के पहुंच चुके थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। मुझे इस बात का कामिल यकीन था कि अगर कभी मेरा अब्बा को पता चल गया कि इनका इकलौता बेटा क्या काम करता है तो वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जहां तक बीवी की बात है तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। वो सीधा ख्यालात वाली, हर रंग व नूर से दूर बीवी मुझे चाहिए ही नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और दिल फरेब अदाओं वाली लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गाँव की सावरी सी लड़की एक आंख न भाई थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े स्मगलर्स मेरे आगे पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर्स तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देख सकती थी। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, मैं शहर का एक जाना पहचाना और बड़ा स्मगलर था। ये उस दिन की बात है जब मैं भेस बदल कर कॉलेज की बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों और लड़कों को मैं अपने दाम में फंसाने आया था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वो आगे बढ़कर अपने वालिदैन का सहारा बने, अपने बाप के कंधों पर बड़ा बोझ हल्का करते। मैं अच्छी खासी रकम की ऑफर करता तो बहुत से नौजवान मेरे कारंदे बनकर स्मगलिंग का काम शुरू कर देते। मैं बस में सवार था जब एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वो हर चीज से बेनियाज, अच्छी खासी अखड़ मिजाज लड़की थी। इसका बस्ता काफी खस्ता हाल था। शूज टूट फूट का शिकार थे। इस लड़की का होलिया इसकी गुर्बत की दास्तां चीख चीख कर सुना रहा था। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि इस जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गुर्बत से जान छुड़वाने के लिए हर हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और इसे मुखातिब करके कहा कि तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वो तो गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी और कहने लगी, क्या है, मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों को मुखातिब करने का तो बहाना ही रचा लिया है तुम लोगों ने। मुझे इसकी जरूरत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए निहायत कारआमद साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी बीवी का सरापा लहरा गया था। मेरे हाथों मुंह ही कड़वा हो गया। इस दिन के बाद मैं हर रोज बस में सवार होता, इस लड़की को मुखातिब करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता। मैंने अपने खास बंदों को इसकी जासूसी पर लगा दिया था। अगले ही दिन मुझे इसकी मुकम्मल मालूमात मिल चुकी थी। वो गरीब से लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की वो अकलौती बेटी थी। इस लड़की यानी आयशा के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं अपनी इस कैफियत से बेखबर था। अगले ही दिन मैं इसकी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने इसके
प्रिंसिपल को कह दिया था कि आयशा की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड्स को देखकर ही खत्म हो गया था। इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लिखकर मैं वहां से उठा, लेकिन न जाने क्यों मेरा जी बार बार इस लड़की को देखने को करने लगा था। चंद दिन बहुत मसरूफ थे, मैं आयशा को ना देख पाया था, मगर इसका ख्याल बराबर मुझे तंग करता रहा था। अचानक एक दिन आयशा की प्रिंसिपल की कॉल आ गई। इसने बताया कि आयशा की शादी हो रही है। मेरा तो दिल पर घोंसा पड़ा था। परसों आयशा की रुखसती थी, वो प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। जब इसने फौरन मुझे कॉल करके बता दिया था, मैं गम व गुस्से के अजीब से मरहले से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं तो आयशा से मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे अपनी इस हालत पर जीभ भरकर हंसी आई थी। एन इसके निकाह की शाम को मैंने अपने भरोसे के आदमी भिजवा कर आयशा को इसके घर से अगवा करके अपने फार्म हाउस में बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हदायत दी थी कि लड़की को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसकी इज्जत की हिफाजत मेरे जिम्मे थी। इस पर मैंने आंच भी ना आने दी। मेरा दिल आयशा को देखने के लिए मचलता रहा, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद मसलत के तहत रोका था। एक दिन और एक रात अपने फार्म हाउस पर रखकर इसे बाहिफाजत इसके घर वापस पहुंचा दिया गया था। वो जैसे मासूम मेरे फार्म हाउस आई थी, वैसे ही मासूम और पाक अपने घर वापस चली गई थी। मेरे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आयशा के मंगेतर ने ये कहकर रिश्ता खत्म कर दिया है कि तुम एक दिन और एक रात बाहर रह कर आई हो। मुझे क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इस बात का भी क्या इल्म, शायद तुम अपनी मर्जी से ही घर से निकली हो। मैं ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। ये भी सुनने में आया था कि इस मामले के बाद आयशा बहुत दिल बर्दाश्ता सी हो गई। वो सारा सारा दिन रोती रही। बूढ़ा बाप बेटी को देख देख कर कुर्ता रहता। जो मैं चाहता था वही हो गया था। किसी को कानो कान खबर भी ना हुई कि इसके पीछे किसी का हाथ था। यूं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अब मुझे आगे पेश रफ्त करके आयशा के दिल में जगह बनानी थी। मैं महक बड़ी प्लानिंग के साथ करने का आदी था, तभी तो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने से कासिर थे। खैर, मैं आयशा की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मेरी बड़ी होशियारी से आयशा के वालिद के साथ ताल्लुक बढ़ा लिए थे। सीधा सादा सा आदमी था। इसे अपनी तरफ माइल करने में देर नहीं लगी। इसके वालिद ने बताया कि इनके घर का सारा खर्चा आयशा का मंगेतर ही करता था। घर का चूल्हा ऐसे इसी लड़के के दम से गर्म होता था। अब तो फाको तक नौबत पहुंच चुकी थी। मैंने इसके वालिद के घर में राशन डलवा दिया। आयशा के वालिद ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना बेटा ही समझे। क्यों मेरी रसाई आयशा के घर तक हो गई। मैं पैसा पानी की तरह लुटा रहा था। आयशा ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए वो मुझसे कलाम नहीं करती थी, लेकिन मेरी मुसलसल मेहरबानियों ने इस पर भी असर डाला था। वो मेरी शराफत के कायल हो चुकी थी। एक दिन इसने मुझसे रो रो कर माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि इंसान को गलत फहमी हो ही जाती है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इस दिन के बाद मैं जब भी इनके घर जाता, वो मुझसे चाय पानी का खुद पूछती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने दोस्ती कर ली और यूं रावी चैन ही चैन लिखने लगा। मैं इसे घुमाने पार्क ले जाता, अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता, दुनिया जहां की चीजें इसके कदमों में डाल देता, और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं होता था, बल्कि मुझे दिली सुकून मिलता था। आयशा का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे अल्फाज में इसने अपनी चाहत का ही इजहार मुझसे कर दिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने एक भी लम्हा जाया किए बगैर आयशा के बाप से इसका रिश्ता मांगा था। इसे कोई इतराज नहीं था, बल्कि वो तो खुशी से हलकान हो रहा था। आयशा ने भी हाँ कर दी, मगर न जाने कहां से इसको मेरी शादी की खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रही थी। इसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने इसे हर तरह से यकीन दिलाया कि वो मेरी राह में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो इसको देखना भी पसंद नहीं करता, मगर वो ना मानी। आयशा ने शर्त रखी कि मैं जब तक आयमा को तलाक नहीं दूंगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने इससे बताया कि मैं आयमा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा करो कि वो खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। आयशा ने कहा था। मुझे इसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। अब्बा और आयमा मेरी आमद पर बहुत खुश थे। मैंने अपना रवैया आयमा के साथ सख्त कर लिया था। बात बात पर इसकी तजलील करने लगा था, मगर वो खामोश आंसू बहाती रही। इसकी काली कलोटी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं इसकी सावली रंगत के ताने देता तो शीशा पकड़े हर वक्त रोती। इसके आंसू देखकर लम्हे भर को दिल दुखता, मगर मैं भी क्या करता। मैं आयशा के इश्क में पागल हो गया था। मैंने इसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। अब तो नौबत मार पीट तक आ गई थी। मैंने आयमा
पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी इसके लफ्ज से शिकवा नहीं सुना था। मुझे आयमा की ढिठाई पर मजीद गुस्सा आने लगा था। वो काफी सख्त जान थी। मैं जितना इससे दूर भागता वो उतना ही मुझ पर मरती। मेरी जिंदगी में अगर आयशा ना होती तो अब तक मैं आयमा का असीर बन चुका होता, मगर अब जब मैं इससे जान छुड़वाना चाहता था तो इसकी ये हरकतें मुझे जिच करती। मैं किस्सा तमाम करके जल्द से जल्द आयशा के पास जाना चाहता था। इसकी मनमोहिनी सूरत मुझे बहुत याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो चला था। इससे मेरे कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था, जो कि मोबाइल पर आयशा के साथ मुसलसल राब्ते में था। इसलिए मैं थोड़ा सब्र करके बैठा था। मैं आयशा को सारे हालात से आगाह करता रहा था। अब तो वो भी आयमा की ढिठाई से आजिज आ चुकी थी। इसने मुझे आयमा को जहर खिलाने का मशवरा दे दिया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैंने आयमा को जल्द खुशखबरी सुनाने का कहकर कॉल बंद कर दी थी। शाम हो चुकी थी। मैंने आयमा को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। मैं छत पर गया तो वो सोगवार सी बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने इससे बड़े प्यार से बात की थी। क्या हुआ आयमा? मेरे पूछने पर वो रो दी, मगर लब पे कोई शिकवा ना लाई। मैं बहुत बुरा हूं ना? मैंने लहजे में मसनूई मोहब्बत भरकर इससे पूछा था। तो वो तड़प कर ही रह गई थी। बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। आपकी तरफ देखकर दिल दुखता है कि कैसे आप जैसे हसीन मर्द को मुझ जैसी बदसूरत बीवी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। इसकी बातें थी जो मुझे अपनी पुष्पस्ती का यकीन दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वो कहते हैं ना, जिसकी सूरत स्याह थी इसका दिल बहुत उजाला सा था। मैंने इसके आंसू पूछकर इससे इसकी पसंदीदा चीज के बारे में पूछा तो इसने दूध का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि वक्त थम जाए, मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर आयशा का सरापा जब आंखों के सामने लहराया तो मुझे कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। मैं कुछ देर इसके पास बैठने के बाद गवाला की दुकान पे गया और गवाले की दुकान से ताजा दूध लिया और डेरे की तरफ चल दिया। वहां से मैंने खेतों में डालने वाली जहरीली स्प्रे दूध पर छिड़की। ऐसा करते वक्त मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक ना चलने दी। वो मुझ पर बुरी तरह गालिब आ चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। मुझ में हर किस्म का एहसास खत्म हो चुका था। मैंने मसनूई मोहब्बत जिताकर वो दूध आयमा के सामने रखा और कहा कि इससे पियो, मगर वो हिचकिचाहट का शिकार थी। मेरी मजबूर करने पर इसने दूध का गिलास पी लिया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो इतनी जहरीले दूध से मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। सामान तो पहले से ही पैक था। मैं आयमा को अलविदा कहकर खुशी खुशी शहर के सफर पर निकल खड़ा हुआ। मैं बहुत मुतमईन था कि मेरी खुशियों के दरमियान सबसे बड़ा कांटा अब निकल चुका था, मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा चला जा रहा था। मैंने आयशा को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, लेकिन इसके घर पहुंचकर मैंने सरप्राइज देने का सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और इसके घर में दाखिल हो गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। खामोशी इस कदर थी कि मुझे कब्र का गुमान होने लगा था। तभी मैंने आयशा को देखा। वो एक कमरे से नमूदार हुई सजी सवरी सी वो बिला शबा बहुत हसीन लग रही थी और आयशा के हाथ में मिठाई की प्लेट थी। वो खुशी से निहाल हो रही थी। आज हमारे रास्ते से हर किस्म का कांटा निकल चुका है। आज खुशी का दिन है। ये मिठाई खाओ और खुशी मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, मगर आयशा के बार बार इसरार पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराती हुई एक कमरे में चली गई। जब उसे काफी देर हो गई और वो ना लौटी तो मैं भी इसके पीछे चल गया। मैंने दरवाजे की ओर से झांका तो मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई। कमरे से एक मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। आयशा इसके पास बैठी कह के लगा रही थी, आमिर जी आप तो फिक्र ही ना करें, मैंने अदील का तो पक्का पक्का इंतजाम कर लिया है और मैंने मिठाई में जहर डालकर इसको खिला दी है और आज अपना बदला मैंने इससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने अगवा करवाया था। मेरा मुजरिम अदील ही तो है। शुक्र है आमिर आपने मंगनी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती थी और करती रहूंगी। आयशा की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत ना रही। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया था। अचानक घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। हालत मेरी भी खराब हो रही थी, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर जल्दी से गांव पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा।
मेरी रूह कांप उठी और फिर अचानक वो मेरे पाँव पकड़ कर बोली, आप मुझे माफ कर दे, मैंने आज ही आपकी। मैं घबरा गया कि क्या हुआ आयमा। इसने रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, मुझे आपके घिनौने पेशे के मुतालिक काफी सबूत मिले थे। मैं शश व पंच में मुब्तला रही कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना, मगर मैं आपको दोज़ख के अजाब से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी लम्हे आपको गिरफ्तार करने आ सकती है। आयमा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर इसके लिए दुआ करता रहा और फिर अचानक ही मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द डॉक्टर्स का हजूम देखा। सबसे पहले मैंने आयमा के बारे में पूछा था। अल्लाह ने करम किया और आयमा बच गई थी। जब मेरी तबीयत संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने थाने में दिन रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। आज 10 वर्ष बाद मुझे जेल से रिहाई मिली थी। मैं अपने जुर्म की सजा भुगत कर वापस अपने घर जा रहा था। दिल अनजाने वसवसों से दहल रहा था कि न जाने आयमा मुझे माफ भी करेगी कि नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया, मगर घर से आयमा की पुरशफीक आवाज आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम दोनों का बाप बड़ा बहादुर है। कभी भी अपने बाप को किसी से कम मत समझना। नफरत गुनाहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मुझसे मजीद सब्र ना हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। मेरे 10 साल के दो जुड़वा बेटे माँ के पास बैठे थे। मैं इन दोनों के सामने ही आयमा के कदमों में गिर गया था। इसे रो रो के माफी मांग रहा था। इसने मुझे माफ कर दिया तो मैं अपने बच्चों से बगल गिर हुआ। मेरे बेटों के हर अमल से मेरे लिए एहतराम छलक रहा था और ये सब आयमा की अच्छी तरबियत का ही नतीजा था। मुझे आयमा से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। इसकी सावली रंगत मुझे रोशन जैसी मालूम होती थी। इन तीनों से मिलकर मैं अब्बा और अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ा था। अब्बा अम्मा के कदम बोसी करके मुझे इनका शुक्रिया अदा करना था कि इन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी शरीके हयात ढूंढी थी। लोग सच कहते हैं कि बड़ों की मान कर इंसान कभी नामराद नहीं रहता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।